हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन। असेसमेंट ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन, यस। तो बेसिकली म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन मोटिव। हम इनको म्यूचुअल एसोसिएशन बोलते हैं। कह रहा नो वन कैन ट्रेड विद हिमसेल्फ और मेक इनकम आउट ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप से तो आपको इनकम कमा नहीं सकते हो। अब म्यूचुअल एसोसिएशन अराइजेज वेयर पर्संस फॉर्मिंग अ ग्रुप एसोसिएट, जहां पे दो दो से ज्यादा मिलकर काम करते हैं टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रीब्यूट मनी फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव एंड डिवाइड द सरप्लस अमंग देमसेल्व्स। जस्ट लाइक अ जॉइंट वेंचर, जैसे हम अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर बोलते हैं, उसी एसोसिएशन को यहां पर दो या दो से लोग ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं फॉर कॉमन मोटिव, और फिर उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं प्रॉफिट कमाने के बाद। The cardinal requirement in the case of mutual association is that all the contributors to the fund must be entitled to participate in the surplus. सबको surplus में profit sharing दी जाएगी जो जो participants हैं। Is that clear? The participation in surplus need not be immediate, but it may assume the shape of reduction in future contribution or division of surplus or dissolution. Further, it is not necessary that surplus should be returned to every member in pro rata basis. कह रहा है जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपेशन, देखो सरप्लस में तो पार्टिसिपेशन होगा, बट लेकिन पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है इमीडिएट हो। मतलब आज के आज हो, अभी जैसे सरप्लस आया, प्रॉफिट आया तो अभी के अभी प्रॉफिट बांट दो, नहीं। द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस नीड नॉट बी इमीडिएट, बट इट मे अज्यूम द शेप ऑफ रिडक्शन इन फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन। हम फ्यूचर में उसको जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकते हैं। भाई फ्यूचर में जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए दे रहे हो, हर महीने कितने दे रहे हो? 5,000 दे रहे हो, ठीक है। एवरी मंथ, हर मंथ में 5,000 दे रहे हो। किसी महीने अगर हमें फायदा हुआ तो जो फायदा हुआ वो फायदे को हम लोग क्या कर देंगे, अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। बोलो यस और नो। जैसे कमेटी में होता है दोस्तों, मान लो आपकी कमेटी जो है हर महीने की 5,000 रुपए की है, और आपके जैसे 20 लोग हैं जो कमेटी देते हैं। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए हो गए। अब जिसने कमेटी डाली हुई है वो तो 1,00,000 रुपए की एक तरह से डाल दी, हर महीने 5,000 देता है। पहली कमेटी तो चलेगी, जो सेकंड कमेटी होगी ना, 1,00,000 रुपए फिर से आएंगे, है ना। अब जब ये कमेटी का अमाउंट आता है ना, उस वक्त हम किसी ना किसी पर्सन को ये पैसा दे देते हैं। उस वक्त ये कमेटी का जो अमाउंट रिसीव होता है, हम उस वक्त बोलते हैं कि आपको जिसमें से पैसे जिसने उठाने हैं उठा लो। तो उस वक्त फिर जनरली कोई 80,000 में उठाना चाहता है, कोई 70,000 में उठाना चाहता है। तो ये 70,000 में मान लो कोई उठाना चाहता है कमेटी, मतलब उसने 5 दिए, 70,000। अब 70,000 देगा तो डिवाइडेड बाय 20, इस हिसाब से देखा जाए तो जो मेरी अगली किस्त पड़ेगी, नेक्स्ट किस्त जो पड़ेगी वो 3,500 की पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है इमीडिएटली सरप्लस को बांट दो। आप सरप्लस को फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन उसका कम भी कर सकते हो। मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, भाई फ्यूचर में कम पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? फर्दर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सरप्लस शुड बी रिटर्न टू एवरी मेंबर इन प्रो राटा बेसिस। It does not make any difference whether the person joined together from an association or incorporate a company। कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग अलग कंपनी खोल ले या वो एक वेंचर बना ले। Where there is a mutuality, the facts that some members alone take advantage of mutual enterprise would affect the character of mutual association। और mutual association can carry on non-mutual activities। जरूरी नहीं है कि वो non-mutual activity नहीं कर सकती है, but exemption is available only on the surplus arising out of mutual activity। भाई ऐसा है कि कोई इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा, और उस म्यूचुअल एसोसिएशन का जो एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे मेंबर्स को टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो एसोसिएशन खुद टैक्स दे देगा। उस केस में एग्जेम्पशन है। बट कोई नॉन म्यूचुअल अगर एक्टिविटी है तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस पे टैक्स लगेगा। लिखा है हाउएवर द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ म्यूचुअल कंसर्न इन द फॉलोइंग केसेस वेयर म्यूचुअल कंसर्न इज a mutual insurance society and income is derived from carrying on business of insurance। अगर इंश्योरेंस का काम करते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोला? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी ऑफ म्यूचुअल कंसर्न इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब इन केसेस में अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कैसे इनकम को कंप्यूट करना है। डेफिनेटली इन द केस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, और एक वेयर द म्यूचुअल कंसर्न इज अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन एंड द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। तो बताओ म्यूचुअल एसोसिएशन कितने प्रकार के हो गए? अगर मैं म्यूचुअल एसोसिएशन की बात करूं तो कितने टाइप के म्यूचुअल एसोसिएशन हो गए?
दो टाइप के, है ना। दो टाइप के हो गए म्यूचुअल एसोसिएशन। एक एक ऐसा म्यूचुअल एसोसिएशन है जो म्यूचुअल इंश्योरेंस का काम करता है, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, है ना। और एक हो गया म्यूचुअल जिसका काम इंश्योरेंस का है, मतलब बिजनेस किस चीज का है, इंश्योरेंस का, बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। और इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बना है बच्चों, सेक्शन नंबर है 44, रीड विद 224/7, ठीक है, 224/7। इसके अलावा वेयर म्यूचुअल कंसर्न इज ट्रेड, ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन। अगर आप क्या काम करते हो, ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, तो आप इस कैटेगरी में आ गए। इस कैटेगरी में सेक्शन कौन सा लग गया, 44A। इज दैट क्लियर। तो ये जो इनकम आप कमा रहे हो, इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स, परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स के लिए जो पैसे कमा रहे हैं, मेंबर्स के लिए जो इनकम कमा रहे हैं, मेंबर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, है ना, उनसे जो सर्विसेज में हम इनकम कमा रहे हैं, मतलब मेंबर्स के लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी देखो एसोसिएशन होते ही ऐसे हैं जो काम करते हैं किसके लिए, मेंबर्स के लिए। अगर आप इनकम कमा रहे हो तो वो इनकम डिराइव जो हुई वो एक सर्विस से हुई जो कि बेनिफिट देगी किसको, मेंबर्स को। इनको हम म्यूचुअल एसोसिएशन बोलते हैं। तो हम म्यूचुअल एसोसिएशन के बारे में जानते हैं दोस्तों, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नया है। कोई एसोसिएशन मतलब बिजनेस की बात भी करें तो एक वेंचर हो गया। Specific services to its members means some tangible benefits which would not be available to them unless they pay specific fees charged for special benefits। भाई सिंपल सी बात है, आपको ये पैसा तभी मिलेगा जब आप क्या रहोगे, मेंबर। और मेंबर आप तभी रहोगे जब हर महीने के महीने आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर। लिखा ना कि आपको ये बेनिफिट्स तभी मिलेंगे, द बेनिफिट्स will be received by members only if such fees, only if specific fees charged for such benefits। आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं फॉर बेनिफिट्स। उस बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं। अगर ऐसा है तो ही ऐसे केस में हम इस म्यूचुअल एसोसिएशन को कंसिडर करेंगे और उसकी इनकम्स जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी की इनकम की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों देखो, आपको ये समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल एसोसिएशन क्या आप अगर मेंबर हो, जैसे हम लोगों ने एओपी बीओआई पढ़ा था बच्चों, वही है, बिल्कुल वैसे ही है। तो उस म्यूचुअल एसोसिएशन में मेंबर्स के लिए काम किया, कह रहे मेंबर्स को भी तभी तक पैसे कमाई होती रहेगी, शेयरिंग तभी मिलती रहेगी जब तक वो भी हर महीने के महीने क्या देंगे, हिस्सेदारी। मतलब मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबर नहीं हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट इज टू बी नोटेड दैट इनकम डिराइव फ्रॉम नॉन म्यूचुअल एक्टिविटी, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुई थी तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। इज दैट क्लियर। इज दैट क्लियर। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे जो कि कहता है ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 44A। ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन।
लिख रहा है ट्रेड एसोसिएशन इज एसोसिएशन ऑफ अ ट्रेड्समैन, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग एसोसिएशन। दोस्तों, ट्रेड एसोसिएशन एक ट्रेड्समैन का, जितने ट्रेडमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन लोग अपना क्या बनाते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं अगर पर्टिकुलरली, उनको ट्रेड एसोसिएशंस बोलते हैं। देखा ना, ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सिमिलर एसोसिएशन। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर ट्रेड करने के लिए अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एसोसिएट हो जाते हैं तो हम इसको ट्रेड एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर प्रोटेक्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ इट्स कॉमन इंटरेस्ट, वेयर इनकम फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अ लॉस फ्रॉम सच सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट चार्जेबल इनकम चार्जेबल टू टैक्स। कह रहा है अगर इनकम ही चार्जेबल नहीं है, कहां से, म्यूचुअल एसोसिएशन जो इनकम मिलती है वो ही एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में जो लॉस होगा वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। बात तो सही है, बोलो हाँ या ना, बात तो सही है। अगर आप इनकम एग्जेम्प्ट, अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, इफ इनकम फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स is not chargeable to tax, comma, a loss from such source cannot set off against income chargeable to tax, ठीक बात है। हम फिर उसको उसके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, इनकम चार्जेबल टू टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है। कह रहा है वेयर अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय ट्रेड, प्रोफेशनल, सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, whether by way of subscription या otherwise, falls short of expenditure incurred by such association। मतलब जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो कम है और जो खर्चे हैं वो ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसमें क्या लिखा है, solely for the purpose of protection of advancement of common interest of its members, the amount so shall be allowed as deduction in computing the income of association assessable for relevant assessment year under the head PGBP of the profession, and if there is no income assessable under the head or deficiency allowable exceeds income, the whole of the balance of the deficiency as the case may be shall be allowed as a deduction in computing the income of association assessable for relevant assessment year under the head। तो basically अगर आप कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हो ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर by way of any trade or similar association from its members, whether by way of subscription otherwise, मतलब जो ये ट्रेड एसोसिएशन है, ये जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, ये ट्रेड एसोसिएशन है ना, ये जो अमाउंट रिसीव कर रही है, अमाउंट रिसीव बाय ट्रेड एसोसिएशन, अगर ट्रेड एसोसिएशन मेंबर से पैसा ले रही है ना, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और क्या लिखा है, वेदर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन या अदरवाइज फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, मतलब ये कम रह गया और एक्सपेंडिचर जो हो गए वो ज्यादा हो गए। एक्सपेंडिचर क्या हो गए, ज्यादा, इंकर्ड बाय सच एसोसिएशन, एसोसिएशन खर्चा कर रहा है वो ज्यादा हो गया और जो अमाउंट रिसीव हुआ ट्रेड एसोसिएशन को वो कम है। ऐसे केस में, और वो जो खर्चा किया गया, इंकर्ड एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसोसिएशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो जो खर्चा किया गया, अच्छा ये बात क्लियर है कि ये खर्चे के अंदर हम कैपिटल, नॉट अ कैपिटल नेचर, हम कैपिटल नेचर के खर्चों की बात नहीं कर रहे। ऑब्वियसली यहां पे कौन से खर्चों की बात हो रही है, रेवेन्यू नेचर। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एसोसिएशन, और उससे ज्यादा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, अमाउंट रिसीव जो हुआ ट्रेड एसोसिएशन को वो कम हुआ फ्रॉम मेंबर्स, तो ऐसे केस में
आप ये साबित कर दो लेकिन fall short of the expenditure incurred by such association during the previous year solely for the purpose of protection or advancement of common interest of its members. ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो टूवर्ड्स मेंबर्स है ना, टूवर्ड्स मेंबर्स ओनली, सोनली, है ना। और अगर वो पैसा क्या पड़ रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है, देन द अमाउंट सो फॉलन शॉर्ट, जितना भी ये डिफरेंस है, जितना भी ये डिफरेंस आएगा, दैट शेल बी अलाउड एज, that shall be allowed as deduction, that shall be allowed as deduction in computing income in computing PGBP income. आपकी PGBP income निकालने के लिए, आपकी PGBP income निकालने में इसको हम क्या दिखा देंगे, लॉस दिखा देंगे, पीनल में डिडक्शन ले लेंगे। समझे कि नहीं समझे भाई? जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, दैट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम। मतलब जब भी हम पीजीबीपी इनकम निकालेंगे उसमें से उस खर्चों को क्या ले लेंगे, डिडक्शन। अगर ऐसा हुआ कि खर्चे ज्यादा है, ठीक है जी, और इफ देयर इज नो इनकम असेसेबल अंडर द हेड और डेफिशिएंसी अलाउएबल एक्सीड्स द इनकम, the whole of the balance of the deficiency as the case may be shall be allowed as deduction in computing the income of association accessible for the relevant assessment year under any other head. मतलब ऐसा हो सकता है कि इनकम ही नहीं है एडजस्ट करने के लिए, है ना, तो अंडर द हेड और डेफिशिएंसी अलाउएबल एक्सीड्स, डेफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, इनकम से, द होल और बैलेंस ऑफ द डेफिशिएंसी एज द केस में बी shall be allowed as deduction in computing the income of association. किसी और हेड में हम उसको ऐड कर देंगे, किसी और हेड में, जरूरी नहीं है कि पीजीबीपी में। अगर पीजीबीपी में इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी और हेड के साथ एडजस्ट कर देंगे। नाउ इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एसोसिएशन फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, इफेक्ट shall first be given to any other provision of the act under which any allowance or loss in respect of any earlier assessment year is carried forward and set off against the income of relevant assessment year. कह रहे इनकम कमाने के लिए, इनकम को कंप्यूट करने के वक्त जब हम एसोसिएशन की इनकम कंप्यूट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, इफेक्ट शैल बी गिवन फर्स्ट, इफेक्ट शैल बी फर्स्ट बी गिवन टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दैट। पहले किसी और प्रोविजन, जो भी इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर और प्रोविजन है, पहले उनको इफेक्ट किया जाएगा। कोई अलाउंस है, लॉस है, उसकी डिडक्शन ले ली जाएगी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इज कैरी फॉरवर्ड। और अगर वो कोई पुराना लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करो एंड सेट ऑफ द अगेंस्ट द इनकम ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। भाई पिछले सालों का कुछ भी लॉस है वो आप सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप प्रोफेशन की इस म्यूचुअल एसोसिएशन की इनकम फाइंड आउट करोगे। तो म्यूचुअल एसोसिएशन की इनकम फाइंड आउट करते हो, पिछले सालों के जो लॉसेज होंगे ना वो आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन नो केस एक्सीड्स 1/2, यानी हाफ ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन एज कंप्यूटेड बिफोर मेकिंग एनी अलाउंस। कह रहा जो आपकी डेफिशिएंसी होगी, जो आपका नुकसान है, जो लॉस है, डेफिशिएंसी टू बी अलाउड एज डिडक्शन। हम डिडक्शन दे रहे हैं ना, हम इसी डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे ना, यस, ये हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे। ये जो डेफिशिएंसी है दैट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन shall in no case exceeds 1/2 of the total income of the association as computed before making any allowance under this section. तो भाई साहब साथ में ये भी बात बोल दी गई, इसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन है ना, मैक्सिमम वो कितनी अलाउड है बोलो, मैक्सिमम कितनी अलाउड है, shall not no case in no case exceeds 1/2 of total income of association, 1/2 of total income of association। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब डिडक्शन हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। कोई भी अलाउंस, कोई भी खर्चा क्लेम करने से पहले हम जब कोई लॉस को पहले सेट ऑफ कर रहे होंगे, जब वो जो डिफरेंस है हम लोग उसको सेट ऑफ कर रहे होंगे, बट उसको सेट ऑफ करने से पहले हमें नहीं, मतलब सेट ऑफ करने के बाद हमें उस वक्त ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी डिडक्शन ले सकते हो, हाफ ऑफ द टोटल इनकम। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू द ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन द इनकम ऑफ विच और एनी पार्ट देयरऑफ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर्स। ये सेक्शन अप्लाई होता है ओनली दैट ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन द इनकम ऑफ विच और एनी पार्ट देयरऑफ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर्स, जिस इनकम को मेंबर्स की तरफ बांटा नहीं जाता।
except as a grant to any association or institution affiliated to it. Is that clear? कह रहे सेक्शन ये अप्लाई ओनली टू दैट ट्रेड होता है, उसी प्रोफेशनल या उसी ट्रेड के लिए होता है या उस सिमिलर एसोसिएशन के लिए होता है, द इनकम ऑफ विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस इनकम को बांटा ना जाए, टू इट्स मेंबर्स. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हम बेनिफिट डिडक्शन हम तभी देंगे जब आप इनकम को बांटोगे नहीं. अगर आपने इनकम को बांट ही दिया तो फिर क्या फायदा. तो लिखता है दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू दैट ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन द इनकम ऑफ विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर्स एक्सेप्ट एज अ ग्रांट्स टू एनी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड बाय इट. हाँ, ग्रांट्स अगर आते हैं तो वो अगर बांट दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब आप इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो टू इट्स मेंबर्स. इज दैट क्लियर? आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों. इलस्ट्रेशन नंबर है 28. ए इज एन एसोसिएशन गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44A. अभी हम लोग पढ़ रहे थे 44A ही पढ़ रहे थे. द सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर कितनी है, मतलब मेंबर्स ने पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 60,000 रुपए. एक्सपेंडिचर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कितने हैं, 85. अब देखो इनकम कितनी आई, 60,000, खर्चे कितने हैं, 85. डेफिशिएंसी कितने की हो गई, डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 25 की. कह रहा है इट्स इधर इनकम टैक्सेबल अंडर द एक्ट वर्क्स आउट टू बी 75. कह रहा है दूसरी इनकम है 75,000 की. पहले तो आप लोग ये फाइंड आउट करो कि डेफिशिएंसी कितनी है. अच्छा, अब आप एक बात और चेक करो, आपकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी. देखो आपका 25,000 की जो डेफिशिएंसी है, आप दूसरी इनकम के साथ इसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, है ना. तो मैंने क्या किया, 75 की मेरी दूसरी इनकम थी, उसमें से डेफिशिएंसी क्या कर दी, माइनस, मेरी टोटल इनकम हो गई 50,000. क्या ही दिक्कत है इसके अंदर, बोलो समझ में आया कि नहीं. अब इस इनकम पर मुझे गवर्नमेंट को क्या पे करना है, टैक्स देना है. मैक्सिमम डेफिशिएंसी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर इनकम इज द लोअर ऑफ द फॉलोइंग. आप ज्यादा से ज्यादा कितनी डिडक्शन ले सकते हो, या तो एक्चुअल डेफिशिएंसी या 50% ऑफ टोटल इनकम. अब 50% ऑफ टोटल इनकम कितनी आ रही थी, 75 का 50% होता है 37,500, विच एवर इज लोअर, और लोअर आपको डिडक्शन 25,000 की मिल गई. इन द केस एसोसिएशन डू नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम, देन द टोटल इनकम शैल बी निल एंड द डेफिशिएंसी ऑफ 25,000 शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड. इस केस में डेफिशिएंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. अगर एसोसिएशन के पास कोई और इनकम नहीं होती तो देन द टोटल इनकम शैल बी निल, और डेफिशिएंसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी हम नहीं कर पाते. इज दैट क्लियर? नाउ इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन. अगर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम की बात कर रहे हैं दोस्तों, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 23A एग्जेम्प्ट होता है. बट कब एग्जेम्प्ट होता है, कह रहे एनी इनकम, जो भी उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की इनकम है, किससे इनकम है, ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन शैल बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड सच एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश इन इंडिया. इंडिया में है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो कंट्रोल, सुपरविजन, रेगुलेशन, इंकरेज करना. क्या, लॉ प्रोफेशन को, अकाउंटेंसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, जैसे लॉ में बार काउंसिल है, मेडिसिन में IMA है, ऐसे ही कोई एसोसिएशन अगर हम बात करें तो वो एसोसिएशन है ना, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिया में अब बना है, और ऐसे केस में जो भी इनकम कमाता है ना, इनकी एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है. सच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अप्लाइज इट्स इनकम. उन्होंने क्या कर दिया होगा, ऐसी एसोसिएशन ने अप्लाई कर दिया होगा अपनी इनकम को जिस पर्पस के लिए वो खुला था, ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए वगैरह वगैरह. द एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो गई तो हम आपको एग्जाम कर देंगे. याद रहे, अगर ये लोग हाउस सब्सिडी इनकम कमा रहे हैं तो टैक्सेबल है, और अगर कोई ऐसी इनकम कमा रहे हैं, एनी इनकम रिसीव फॉर रेंडरिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस, कोई स्पेसिफिक सर्विसेज देने के लिए कोई इनकम कमा रहे हैं, या फिर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड डिराइव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स, ये बच्चों अदर देन लिखा था, इसका मतलब है ये इनकम टैक्सेबल है. समझ गए बात? और बाकी सारी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, और वो भी ये 3 शर्तें पूरी होने के बाद. ये तो हो गया प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन. क्लब की बात करते हैं. सोशल क्लब्स आर नॉट अ ट्रेड एसोसिएशन. सोशल क्लब्स आर नॉट ट्रेड एसोसिएशन. मतलब ये कहते हैं, पहले तो ये PGBP इनकम में नहीं आते. सेक्शन 28(3) के अंदर हमने ट्रेड एसोसिएशन पढ़ा है, इनकम फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, है ना. तो वो ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब ट्रेड एसोसिएशन से जो इनकम होती है ना वो है, बट क्लब्स उसके अंदर कवर नहीं होते. सोशल क्लब्स, समझ गए ना, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, कोई क्लब बनाए जाते हैं ना, सोशल हेल्थ केयर क्लब हो गए, ठीक है. ऐसे मॉर्निंग में जो क्लब्स बने, मॉर्निंग वॉक्स के लिए, मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं लोग, सोशल क्लब्स बनाए जाते हैं. दे आर नॉट ट्रेड एसोसिएशन. इट वुड बी गवर्न्ड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी. यहां पर कुछ लोग होते हैं जो मिलकर काम करते हैं फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, एंड देयरफॉर इसमें जो भी इनकम होती है, एक्सेस आता है, क्या होता है, इसमें भी मेंबरशिप फीस देते हैं, हर महीने के महीने मेंबरशिप फीस जाती है. जो भी ओवर एक्सपेंडिचर फीस जाएगी, मतलब एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर रिसीव, जो भी फीस इनकम आ रही होगी, रिसीव बाय क्लब,
from the facilities extended to members as a part of advantage attached to such membership shall not be chargeable to tax. तो लो जी, क्लियरली बोल दिया गया कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा जो भी एक्सेस होगा. इज दैट क्लियर? अगर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी है तो म्यूचुअलिटी का मतलब है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव. अगर क्लब ये घोषित कर देता है और क्लब ये बातें क्लियर करता है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है हम उन क्लब्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे. हाउएवर इट इज टू बी नोटेड दैट इनकम डिराइव्ड फ्रॉम नॉन म्यूचुअल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नॉन म्यूचुअल है, बिजनेस है बट वो नॉन म्यूचुअल है, जो उनका म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उनकी जो भी इनकम होगी ऐसे नॉन म्यूचुअल एक्टिविटी से वो टैक्सेबल होगी. क्या ये बात क्लियर है? दैट्स इट. तो क्लब हो गया. अब हमें समझना है दोस्तों इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम कैसे कंप्यूट करनी है. तो इंश्योरेंस बिजनेस में इनकम, म्यूचुअल एसोसिएशन का जो इंश्योरेंस बिजनेस में अगर काम है तो सेक्शन 44 में ये बात लिखी है. तो वो लोग कैसे इनकम कमाते हैं और वो कैसे टैक्सेबल होगी. देखो इसके अंदर दो बिजनेस होते हैं. एक तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात कर रहे हैं और एक हो सकता है कौन सा इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस बिजनेस. और एक और कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस. तो बताओ इंश्योरेंस बिजनेस जो कि मैं सेक्शन नंबर 44 के अंदर बात कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 44 के अंदर बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस बिजनेस, म्यूचुअल एसोसिएशन इंश्योरेंस बिजनेस. अब इसके अंदर तीन तरह के केस आ गए. एक लाइफ इंश्योरेंस, एक अदर इंश्योरेंस बिजनेस, और एक केस आ गया तीसरा और वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस. तो अगर मैं पहले लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करूं तो बच्चों लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में तो सिंपली ये कह दिया कि इन द केस ऑफ पर्सन हु कैरीज ऑन और एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर carried on the life insurance business, the profit and gains of such person from that business shall be computed separately from his PGBP income, the profit and gains income from any other business. भाई क्लियरली जो पर्सन बिजनेस को कैरी कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, जैसे बैंक्स है, बैंक्स अपना लाइफ इंश्योरेंस का काम भी कर रहे हैं आजकल. तो इन द केस ऑफ पर्सन हु कैरीज ऑन or at any time in the previous year carried on life insurance business, the profit and gains of such person from the business shall be computed separately from that business shall be computed separately. Life insurance business से जो भी प्रॉफिट होगा उसको अलग कैलकुलेट करेंगे, दोनों के अंदर मर्ज नहीं करेंगे. जो उसका बिजनेस पहले से है उस बिजनेस से दूसरी बिजनेस को मर्ज नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे. ओके, सेपरेटली. Now the profit and gains after considering the provision of section 37 of life insurance business shall be taken to be annual average of surplus arrived at by adjusting the surplus or deficit disclosed by actuarial valuation. तो क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है एक्चुअरियल वैल्यूएशन का बहुत बड़ा काम होता है. तो जो एक्चुअरियल वैल्यूएशन होती है उसमें कुछ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स, अगर कोई इनके हिसाब से कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं. तो वो एडजस्ट करने के बाद जो इनकम आती है हम उस इनकम को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम मानते हैं. और उस इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा? अंडर सेक्शन 115B टैक्स का रेट क्या है? वेयर टोटल इनकम ऑफ द असेसी इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, द इनकम टैक्स पेबल शैल बी एन एग्रीगेट ऑफ क्या? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स. मतलब अगर मान लो मैं अपने बिजनेस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी करता हूं साइमल्टेनियसली, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे जो टैक्स है, उस पे जो इनकम है, उस पे टैक्स है, उसका टैक्स का रेट है 12.5%. कितना लगेगा? 12.5%. तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को सेपरेटली निकालेंगे, इनकम निकालेंगे, उस इनकम पे 12.5% का टैक्स देंगे. एंड उसके साथ साथ कह रहे, और मतलब अगर मैं पूरी टोटल इनकम पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, देखो पूरी टोटल इनकम ऑफ द एसएससी जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडेड है, तो आप पहले तो उसका 12.5% लगा दो और अब जो है बाकी जो दूसरी इनकम है आपकी उस पर टैक्स लगा दो, माइनस ये वाला जो टैक्स आप लोग ऑलरेडी दे चुके, मतलब उस इनकम को छोड़ के जो इस इनकम पे 12.5% दे रहे हो. सो मान लो आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की आपकी इनकम 20 लाख है. तो भाई सिंपल सी बात है, 20 लाख रुपए के ऊपर आपने टैक्स दे दिया कितना? 12.5%. अब 1 करोड़ में से 20 लाख हटा दो, कितने बचे? 80 लाख.
अब इस पर टैक्स का रेट लगा दो। समझे कि नहीं समझे? बस सिंपल। और फिर जो दोनों है उन दोनों को ऐड कर दो। अब अगर आप एक म्यूचुअल एसोसिएशन है तो बच्चों एओपी बीओआई के हिसाब से स्लैब रेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्लैब रेट। तो आप स्लैब रेट लगा देना। बच्चों यहां पर ये बोलता है द प्रोविजन ऑफ 115 जेबी यानी मैट प्रोविजन इस पर अप्लाई नहीं होते। मैट प्रोविजन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे अप्लाई नहीं होते। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अगर आप कंपनी भी हो सकती है, दो कंपनीज भी म्यूचुअल एसोसिएशन हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर वो कंपनी फॉर्म हो जाती है तो भी मैट प्रोविजन इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये बात क्लियरली लिखा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में। आगे आ जाओ। अदर इंश्योरेंस बिजनेस। अदर इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कोई और इंश्योरेंस बिजनेस। तो लाइफ इंश्योरेंस समझ में आया कि नहीं? लाइफ इंश्योरेंस वाले में क्या करना है आपको? टैक्स कितना लगाना है? मेन पॉइंट तो ये, टैक्स जो भी ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस इनकम है, जो भी इनकम है इस पे 12.5%। और जो रेस्ट ऑफ द इनकम है, जो अदर इनकम है, उस पे आप जो भी टैक्स कर दोगे एट स्लैब रेट, इन स्लैब रेट या फिर जो भी फ्लैट रेट कंपनी है तो कंपनी का टैक्स रेट लगा देंगे। अगर उन्होंने कंपनी फॉर्म किया तो जो भी है, फ्लैट भी लग सकता है, स्लैब भी लग सकता है, जो भी है, ठीक है। जो बाकी इनकम है उस पर टैक्स वगैरह मिला के ये होगा इनका टोटल टैक्स, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अदर इंश्योरेंस बिजनेस। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस shall be taken to the balance of profit disclosed by annual accounts, copies of which are required under Insurance Act। बच्चों देखो, अदर इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब होता है जैसे कार की इंश्योरेंस होती है, मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस होती है ना, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है, उनको बोलते हैं अदर। मेडिकल इंश्योरेंस होती है। तो यहां पर कहता है द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस shall be taken to the balance of profit disclosed by annual accounts। तो जो अकाउंट्स के अंदर आ रहे होंगे, आपको पता है अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो IRDA के हिसाब से, इंश्योरेंस एक्ट है 1938, उनके रेगुलेशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। यहां पे अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं ना, वो आप जो फॉर्मेट आप नोट नहीं करते हो बाकी सबके लिए, वैसे फॉर्मेट नहीं होते, इनके फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं। सो the profit and gains of any business of insurance other than insurance life insurance shall be taken to the balance of profit disclosed by annual accounts। यहां पर बोला है to be furnished to the controller of insurance subject to the following adjustments। अब कुछ एडजस्टमेंट्स है जो करनी होंगी अदर इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर। एनी एक्सपेंडिचर, कह रहा है जो भी एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउड अंडर सेक्शन 30 to 43B, ये डिसअलाउड 30 से लेकर 43B तक जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी हमने खर्चे पढ़े, अलाउंसेस पढ़े, जो हम अलाउ करते थे वो डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 30 से लेकर 43B। एनी सम पेबल बाय एसएससी अंडर सेक्शन 43B, वही एक्चुअल पेमेंट which is added back shall be allowed as deduction in computing the income in the previous year in which such sum is actually paid। तो जिस ईयर में पे किया उस ईयर में डिडक्शन मिल गई। बस कह रहा है कि जब आप इंश्योरेंस बिजनेस के केस में, अदर इंश्योरेंस बिजनेस के केस में इनकम निकाल रहे हो इनकी, तो उस वक्त आपने जो भी खर्चे इनकी डिडक्शन क्लेम कर रखी है, आप इनको वापस क्या कर दोगे? एड बैक। shall be allowed as deduction in computing the income in the previous year, उस ईयर की इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगी, उस ईयर की इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगी in which such sum is actually paid। 43B में उन्होंने ये बात बोल दी कि आप जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। 43B था ही यही, ठीक है। तो मतलब 43B की बेसिकली मिल जाएगी, जब आप पे करोगे तब मिल जाएगी। एनी गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स shall be added और डिडक्टेड। भाई अगर मुझे कोई गेन होता है इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर, तो गेन होता है तो प्रॉफिट मैंने प्लस कर दिया होगा, तो वो कह रहा है ऐड कर दो। और अगर इन्वेस्टमेंट को बेचकर आपको क्या होता है? लॉस, तो उसको माइनस करो। इफ सच गेन और लॉस इज नॉट क्रेडिटेड और डेबिटेड, गेन को आपने क्रेडिट और डेबिट नहीं किया टू P&L, तो आप इसको प्लस और माइनस कर दो। भाई गेन हुआ है तो प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉस हुआ है तो माइनस कर दो। एनी प्रोविजंस फॉर डिमिनिशंस, डिमिनिशन मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? कम, डेबिटेड टू P&L अकाउंट शैल बी एडेड बैक। कह रहा है अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, ठीक है, फॉर डिमिनिशन मतलब जहां पे एसेट की वैल्यू क्या होगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको आप प्रोविजन बनाते हो, P&L में डाल देते हो, बट गवर्नमेंट कहता है अगर कर दिया ऐसा तो प्रॉफिट के अंदर वापस क्या कर दो? एडेड बैक, शैल बी एडेड बैक। अमाउंट कैरिड ओवर टू द रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कह रहा है कोई भी ऐसा रिजर्व बना रखा हो और अनएक्सपायर्ड रिस्क शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने कोई रिजर्व बनाया जो रिस्क के लिए है कि भाई फ्यूचर में कभी कोई क्लेम ले लेगा तो हमें नुकसान होगा, तो पहले से रिजर्व बना के रखा हुआ है अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए, दैट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, उसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। एज पर रूल 6E, एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, द अमाउंट कैरिड ओवर टू द रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क
शेल नॉट एक्सीड, कह रहे रिजर्व जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट का हो सकता है, कह रहे कितने अमाउंट की हम आपको डिडक्शन दे सकते हैं। फायर इंश्योरेंस का काम है, फायर इंश्योरेंस करवाई है। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है, ऑन विच प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर टेररिज्म रिस्क। फायर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस या फिर एंड विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर टेररिज्म रिस्क 100% ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम ऑफ सच बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये एक मैक्सिमम लिमिट है जिस अमाउंट की आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन। तो जितना भी आपका प्रीमियम है, जो प्रीमियम है उसका 100% ऑफ द सच प्रीमियम और प्रीमियम इनकम ऑफ सच बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। आप रिजर्व में डाल दो और आप डिडक्शन ले लो। फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस अदर देन अबव, मतलब ऊपर वाले जो इंश्योरेंस हम पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के, मतलब ये जो फायर इंश्योरेंस और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस है इसमें टेररिज्म रिस्क की बात हो रही है। अगर मैं इनको छोड़ दूं, उसके अलावा कोई और इंश्योरेंस की बात करूं तो वो यहां पे आते हैं फायर इंश्योरेंस वगैरह। इसमें 50% ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम ऑफ सच बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब आपको कितने रुपए तक की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, रिजर्व में पैसे डालते हो तो 50%। और मेरीन इंश्योरेंसेस रिलेटेड टू, जैसे आपका मेरीन मतलब हो गया जैसे आपने शिप की इंश्योरेंस करा ली, ऐसे केस में 100% ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम ऑफ द सच बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। इज दैट क्लियर? तो 100% का सीलिंग लिमिट है। नेट प्रीमियम का मतलब क्या है? नेट प्रीमियम का मतलब है दैट मींस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो भाई मुझे नेट प्रीमियम इनकम, मेरे लिए इनकम क्या है भाई? मेरे को क्लेम होने का डर है कि क्लेम कोई ना ले ले, तो मैं उनके लिए क्या करा रहा हूं बताओ? रिजर्व में पैसे डाल रहा हूं। अब रिजर्व में कितने कितने पैसे डालने समझ में आया? टेररिज्म रिस्क वाला होगा तो 100%, नो अदर देन टेररिज्म रिस्क है तो 50%, और मेरीन इंश्योरेंस है तो 100%। नेट प्रीमियम इनकम मींस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड एज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज अपनी री इंश्योरेंस भी कराती हैं, बड़ी कंपनीज होती है, मर्सर जैसी कंपनीज हैं, कुछ और कंपनीज हैं जो अपनी ही री इंश्योरेंस कराती है। तो री इंश्योरेंस के लिए उन्होंने आगे कहीं प्रीमियम दिया होगा, तो वो प्रीमियम अमाउंट माइनस करने के बाद, यानी मान लो आपने किसी से 1 लाख रुपए का प्रीमियम लिया और आप किसी और को 20,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, तो आपका नेट इनकम कितनी हुई? 80,000। हम नेट 80,000 की बात करते हैं। Marine insurance include export credit insurance. Marine insurance also include export credit insurance. जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं, उधार पर देता हूं, एक्सपोर्ट करके उधार पर देता हूं, तो कल को हो सकता है मुझे पैसा ना आए, है ना? इस वजह से आप एक मरीन इंश्योरेंस कराते हो, और मरीन इंश्योरेंस के अंदर ये भी इंश्योरेंस आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। इज दैट क्लियर? आ गया? तो बस सिंपल है यार। फिर अदर इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर हमें करना ही क्या है? हमें अदर इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना है। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान देना है, और वो ये कि आपको जो भी डिडक्शन मिलती है ना 30 से लेके 43B, ये हम क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। हम क्या कर देंगे? एड बैक, मतलब डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है? एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 3243B, ये हम क्या कर देंगे? एड बैक। अच्छा, टैक्स पॉइंट्स कह रहे हैं एनी सम पेबल बाय एसएससी अंडर सेक्शन 43B व्हिच इज एडेड बैक shall be allowed as deduction in computing the income in previous year in which such is sum is actually paid। भाई जिस ईयर में एक्चुअल पेड होगा, है ना, अंडर सेक्शन 43B, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर इसी साल में है तो इस साल में ही मिल जाएगी। एनी गेन और गेन ऑन रिलेशन ऑफ एसेट, अगर गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड कर दो, और अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर दो ऑन सेल ऑफ एसेट। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर डिमिनिशन। अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये एड बैक कर दो, ये एड बैक कर दो। इसके अलावा अगर आपने कोई पैसा रिजर्व में डाला है तो वो अलाउड है, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपने वो पैसा डेबिट नहीं किया तो आप कर दो, प्रॉफिट में से इतना माइनस कर सकते हो, बट उसके लिए एक लिमिट है कि कितना लिमिट जो है रिजर्व बना सकते हो। कह रहा है अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, नहीं लाइफ इंश्योरेंस नहीं, सॉरी, फायर इंश्योरेंस या फिर इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, है ना, जिसका रिलेशन किससे है? टेररिज्म रिस्क से।
टेररिज्म रिस्क, अगर ऐसा रिस्क है तो यहां पर 100% ऑफ द प्रीमियम, 100% ऑफ द नेट प्रीमियम, जैसे मैंने आपको बताया था ना 1 लाख रुपए का प्रीमियम हम लोग ले रहे हैं, जिसमें से 20,000 हम प्रीमियम किसी और को दे रहे हैं री इंश्योरेंस, उन्हीं की री इंश्योरेंस, अपनी री इंश्योरेंस करने की। तो ऐसे केस में 80,000 रुपए अगर हुआ तो 80,000 का 100% ऑफ द नेट प्रीमियम इनकम। फिर ऐसे ही अगर आप फायर और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की बात कर रहे हो अदर देन टेररिज्म रिस्क, तो इसमें 50% है। और अगर आप बात कर रहे हो मेरीन इंश्योरेंस की, अगर आप बात कर रहे हो मेरीन इंश्योरेंस की, तो इसमें 100%। बट मेरीन इंश्योरेंस के अंदर यह बात बताई गई है, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, कि भाई कल को जिसको एक्सपोर्ट किया उसने पैसे ना दिए तो उसकी भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बस इस बात का ध्यान रखना। एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन हो और आप इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द ब्रांचेस इन इंडिया ऑफ अ पर्सन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्टिविटी। However, in the absence of reliable data, profit may be deemed to be the proportion of world income of such person, which corresponds to the proportion which his premium income derived from India bears to his total premium income। भाई सिंपल है, नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं। कह रहा जो भी ब्रांचेस प्रॉफिट एंड गेन्स कमाती हैं इन इंडिया ऑफ अ पर्सन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और यहां पर इंश्योरेंस बिजनेस चल रहा है, and carrying on business of insurance shall be calculated on the basis of reliable data, जो भी reliable data available है in respect of such activity। However, in the absence of reliable data, अगर डेटा ना हो तो प्रॉब्लम है, वैसे वो डेटा है तो ऐसे केस में उसकी इनकम निकाल लेंगे उस नॉन रेजिडेंट पर्सन की। बट अगर उसका डेटा अवेलेबल ना हो तो प्रॉफिट में बी डीम टू बी दैट प्रपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड इनकम, जो भी पूरे दुनिया भर से वो इनकम कमा रहा है, इन सच विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट प्रपोर्शन which his premium income derived from India bears to the टोटल प्रीमियम इनकम। ठीक है, तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, वो मतलब ओवरऑल अगर मान लो 100 करोड़ रुपए की इनकम आ रही है उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को पूरे दुनिया भर में, ठीक है, तो इंडिया में इंडिया का प्रपोर्शन निकाल लेंगे और इंडिया के प्रपोर्शन के हिसाब से टैक्स निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो नॉन रेजिडेंट पर्सन कैरिंग द इंश्योरेंस बिजनेस, ये बात सबको क्लियर होती है कि नहीं? तो दैट्स इट दोस्तों, आपके लिए इतना ही है। और म्यूचुअल एसोसिएशन में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है मैंने आपको बताया। म्यूचुअल एसोसिएशन पे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत मतलब लेस चांसेस है, बट यस इट इज वन ऑफ द टॉपिक, आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो म्यूचुअल एसोसिएशन के बारे में जैसे हमने सेक्शन 44 में पढ़ा और 44A में पढ़ा, और फिर इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि 44A के अंदर हमने ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में बात की, और जिसमें मैंने बताया कि मेन क्या चीजों का ध्यान देना है, इस पर क्वेश्चन भी किया था हमने। फिर इसके बाद सेक्शन 44 विच इज इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें क्या ट्रीटमेंट होती है, अदर इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होती है, और नॉन रेजिडेंट पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस में क्या ट्रीटमेंट होती है। दैट्स इट। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।